हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो साउंड है और ये साउंड का पार्ट 3 है। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो 2 पार्ट पहले देख लें, फिर ये तीसरा पार्ट देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले पार्ट में हमने साउंड के बारे में डिस्क्राइब किया था, साथ में वेव्स को भी बताया था कि तरंग क्या होता है, और सेकेंड पार्ट में हमने तरंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिफाइन किए थे, और जिसमें आवर्तकाल और एम्पलीट्यूड और क्या कहते हैं टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारा कुछ उसमें हमने डिस्क्राइब किया था डिटेल्स में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि साउंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है साउंड की, और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला होता है प्रबलता यानी कि लाउडनेस, दूसरा होता है पिच यानी कि तारत्व, तीसरा होता है टिम्bre यानी कि गुणता, और चौथा होता है इंटेंसिटी। और ये जो पांचवा पॉइंट है ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये उसका अनुप्रयोग है कह सकते हैं। तो ये आपका है इको, और बाद में हम आपको बताएंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या होता है, ठीक है। तो पहले ये चार कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इको, फिर बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या होता है, ठीक है। तो देखिए प्रबलता क्या है, तो प्रबलता पहले जान लेते हैं। प्रबलता को कहते हैं लाउडनेस, और लाउडनेस क्या होती है, तो ये एक ध्वनि की लक्षण होती है जिसके द्वारा हम ये बताते हैं कि जो ध्वनि है वो धीमी है या तेज है, ठीक है। यानी प्रबलता क्या है, तो प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को क्या धीमी या तेज सुनाई पड़ती है, ठीक है। और ध्वनि का जो धीमा और तेज होना है ना, ये प्रबलता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर ध्वनि धीमी है तो प्रबलता कम होगी, और अगर ध्वनि तेज है तो प्रबलता अधिक होगी, ठीक है। यानी कि अगर साउंड धीमा है, कम है, तो जो लाउडनेस होगा वो भी कम होगा, और अगर साउंड तेज है तो जो प्रबलता होगी यानी कि जो लाउडनेस होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। साथ में ये भी है कि जो ध्वनि की प्रबलता और मृदुता होती है, यानी जो धीमा है और तेज है, ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये तरंग के आयाम पर डिपेंड करता है, यानी कि वेव के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अब ये क्या है, तो जैसे ये तरंग के चलने की दिशा है ना, और ये पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने की दिशा है ना, तो मान लो ये यही हमने बताया था कि ये जो डिस्टेंस होता है उसी को आयाम कहते हैं। तो अगर आयाम बहुत ज़्यादा है ना, अगर आयाम ज़्यादा है तो जो ध्वनि होगी, जो साउंड होगी, उसकी जो लाउडनेस होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर यही आयाम कम होगा तो जो लाउडनेस होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो ध्वनि की जो लाउडनेस होती है, ठीक है, या मृदुता होती है, ये किस पर डिपेंड करती है, तो ये तरंग के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो जो ध्वनि की प्रबलता होगी वो कम होगी, यानी मृदु ध्वनि होगी, और अगर यही एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ध्वनि तेज होगी, यानी कि ध्वनि प्रबल होगी, ठीक है। तो बात करते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर, और ये किस पर डिपेंड करता है, तो जो लाउडनेस है ये कान के संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। साथ में लाउडनेस को मेजर किस में किया जाता है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय द यूनिट, यानी इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। यानी प्रबलता को किस में मापा जाता है, तो प्रबलता को किस में मापा जाता है, प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिच की। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा प्रबलता क्या है। तो प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि धीमी है तो प्रबलता कम होगा, ध्वनि तेज है तो प्रबलता अधिक होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं पिच की। पिच मतलब होता है तारत्व। तो तारत्व क्या है, तो ये भी क्या है, ध्वनि का एक लक्षण है जिसके द्वारा हम ध्वनि मोटी है या पतली है ये बताते हैं, ठीक है। कोई भी ध्वनि पतली है या मोटी है, इसके बीच अंतर बताने के लिए जिस गुण का प्रयोग किया जाता है, जिस लक्षण का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, तारत्व होता
है। और ये जो तारतम्य होता है वो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो तारतम्य होता है वो उसकी क्या आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक। और ये जो आवृत्ति होती है ना ये क्या है, ये तारतम्य के यानी कि पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आवृत्ति कम है तो तारतम्य भी कम होगा और अगर आवृत्ति अधिक है तो तारतम्य भी अधिक होगा। अब आवृत्ति क्या है तो हमने क्या बताया था, सेकेंड वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की जो संख्या होती है ना उसी को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। और फिर जो है अब कम क्या, अगर 1 सेकेंड में ज़्यादा कंपनों की संख्या है तो उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, अगर कंपनों की संख्या कम है तो आवृत्ति कम होगी। तो वही बात है कि ये क्या करता है, ये जो तारतम्य होता है ये ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है कि ये ध्वनि की आवृत्ति से बताता है कि तारतम्य कम होगा कि ज़्यादा होगा। ठीक है। तो देखो एक बात और, जो पतली आवाज़ होती है ना, जो पतली आवाज़ होती है उसका जो तारतम्य होता है वो अधिक होता है, यानी वहाँ जो आवृत्ति की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। जो पतली आवाज़ होती है उसका तारतम्य ऐसे होता है। ठीक है। यानी कि आवृत्ति की संख्या ज़्यादा होती है, तो जब आवृत्ति की संख्या ज़्यादा होगी, 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, तो तारतम्य भी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही मोटे आवाज़ की बात करें तो मोटे आवाज़ में जो कंपनों की संख्या होती है वो कम होती है, और जब कंपनों की संख्या कम होगी तो आवृत्ति भी कम होगी, तो जब आवृत्ति कम होगी तो तारतम्य भी कम होगा। ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए कि मच्छर की जो भिनभिनाहट है उसका तारतम्य बताइए कम होगा कि अधिक होगा, तो मच्छर का जो भिनभिनाहट होता है ना तो उसका जो तारतम्य होता है वो अधिक होता है, क्योंकि उसमें जो आवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है आवृत्ति, कंपनों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है। तो कंपनों की संख्या जब ज़्यादा होती है तो आवृत्ति भी ज़्यादा होती है, इसलिए उसका जो तारतम्य होता है वो अधिक होता है। लेकिन अगर हम बात करें शेर की दहाड़ की, तो शेर की जो दहाड़ का जो तारतम्य होता है वो कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी आवृत्ति कम होती है। ठीक है। उसके उसका जो आवाज़ है, उसके जो आवाज़ के पार्टिकल्स है वो जो कंपन करते हैं ना, वो जो कंपन करते हैं वो थोड़े कम करते हैं। ठीक है। 1 सेकेंड में जो कंपनों की संख्या होती है वो कम होती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर की दहाड़ की बताइए तारतम्य अधिक होगा कि कम होगा, तो शेर के दहाड़ का जो तारतम्य होगा वो कम होगा, और अगर मच्छर के भिनभिनाहट की बात करें तो उसका जो तारतम्य होगा वो अधिक होगा। ऐसे ही अगर मानवों की बात करें तो जिसकी आवाज़ पतली होती है तो उसका तारतम्य अधिक होगा, और जिसका तो क्या कहते हैं आवाज़ मोटी होगी उसका तारतम्य कम होगा। ठीक है। अब हम टिम्ब्रे की बात करते हैं। तो गुणता क्या है, तो गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके द्वारा समान तारतम्य यानी कि तारतम्य समान है। ठीक है। तारतम्य समान है तथा प्रबलता भी दोनों ध्वनियों की क्या है, समान है, फिर भी हम अंतर कर पाते हैं तो उसको हम कहते हैं गुणता यानी कि टिम्ब्रे, क्वालिटी भी कह देते हैं। ठीक है। तो क्या है, द क्वालिटी और टिम्ब्रे ऑफ साउंड इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम एन अदर हैविंग द सेम पिच एंड लाउडनेस, यानी कि कोई भी जो समान तारतम्य हैं और समान प्रबलता हैं कि दो ध्वनियाँ हैं समान तारतम्य की और समान प्रबलता की, फिर भी हम उनके बीच अंतर कर पाते हैं। तो किसकी वजह से अंतर कर पाते हैं, तो वो टिम्ब्रे की वजह से अंतर कर पाते हैं। ठीक है। तो अगर क्या है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कह देते हैं, जो एकल आवृत्ति मतलब एक ही आवृत्ति की जो ध्वनि होती है ना उनको हम टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टोन। और अलग अलग आवृत्तियों का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, अलग अलग आवृत्तियों का जो मिक्सचर होता है उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको कह देते हैं स्वर यानी कि नोट। क्या बोलते हैं, स्वर यानी कि नोट। और जो स्वर होता है ना वही उसकी जो ध्वनि होती है वो जो है कानों को सुखद होती है यानी कि अच्छी लगती है। ठीक है। तो देखिए क्या है, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन, यानी एकल आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको हम कहते हैं टोन। और द साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू ए मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए नोट एंड इज प्लेजेंट इन लिसनिंग टू। ठीक है। यानी कि कई आवृत्तियों का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको कह देते हैं नोट यानी कि स्वर, और ये हमारे कानों को प्रिय लगते हैं। ठीक है। तो जैसे शोर है तो शोर आ गया, साउंड ऑफ सिंग इसमें आ गया
टोन में। और जो ये होता है ना, जैसे कि कई चीज़ों की जो आवाज़ होती है, जैसे कह सकते हैं कि जो संगीत होते हैं, म्यूजिक होते हैं, वो आपके किस में आ जाएंगे, ये नोट में आ जाएगा, स्वर में आ जाएगा, तो वो अच्छे लगते हैं। और यही बात अगर हम शोर की करें तो ये टोन में आ जाएगा, तो वो कानों को प्रिय नहीं लगते हैं, तो वो टोन कहलाएगा। और जो संगीत है, म्यूजिक्स हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, स्वर यानी कि नोट कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की यानी तीव्रता की। तो तीव्रता क्या होती है, किसी एकांक क्षेत्रफल से, क्या है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, यानी 1 सेकंड में कितनी ध्वनि ऊर्जा उससे गुजर रही है, ठीक है, यानी कितनी ध्वनि ऊर्जा उससे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उसकी जो मात्रा होती है उसी को हम कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, यानी किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की जो मात्रा होती है ना, क्या है, प्रत्येक सेकंड में, क्या, प्रत्येक सेकंड में, यानी किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसी को हम कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसके बाद एनर्जी हो रही है ना, तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी की जो क्या है, कैपेसिटी है, यानी कि एनर्जी की जो मात्रा है वो सामर्थ्य में जा रहा है, वाट हो जाएगा, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बात समझ में आई कि तीव्रता क्या है, तो किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। या कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच साउंड थ्रू यूनिट एरिया इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और यही अगर प्रबलता की मात्रक कहें तो प्रबलता का मात्रक होता है वाट प्रति मीटर, यानी लाउडनेस का जो यूनिट होता है वो होता है वाट प्रति मीटर। लेकिन लाउडनेस को मेजर किस में किया जाता है, मापा किस में जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इको की। तो इको क्या होता है, इको को कहते हैं प्रतिध्वनि। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, यानी कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई तरंग, ध्वनि तरंग चलती है तो किसी सतह से ये टकराती है, क्या करती है, किसी सतह से जब ये टकराती है और टकरा के वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, क्या बोला हमने, अभी हमने कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या होता है, तो जब कोई क्या है, जब कोई ध्वनि तरंग, ठीक है, किसी परावर्तक से टकराती है, किससे टकराती है, किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः ये वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, यानी कि द बाउंसिंग बैक, क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या कहा हमने कि जब कोई साउंड वेव, ठीक है, जब कोई साउंड वेव क्या करती है, किसी परावर्तक यानी कि किसी रिफ्लेक्टेड या कहे ऑब्स्टिकल से क्या करती है, टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो वहाँ से फिर ये वापस लौट जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि इको कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर यही रिपीटेशन जो हो रहा है वो बार बार हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिध्वनि। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। जैसे ये है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कास्ट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एन इको, यानी द रिपीटेशन ऑफ साउंड कास्ट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एन इको। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इको क्या होता है, तो इको को कहते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ध्वनि अपने स्रोत से चलकर, जैसे ध्वनि किसी स्रोत से चल रही है, निकल जहाँ से निकल रही वही स्रोत कहेंगे, तो जब ध्वनि अपने स्रोत से चलकर किसी दूर की पहाड़ी या दीवार से टकराकर
टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है और बाद में सुनाई देती है। तो ध्वनि की एक निश्चित समय के पश्चात इस प्रकार का जो रेपिटेशन होता है यानी पुनरावृत्ति होती है उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। एक बार हम और रिपीट कर रहे हैं। जब ध्वनि अपने स्रोत से चलकर किसी दूर की पहाड़ी या दीवार से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है और बाद में सुनाई देती है। तो ध्वनि की एक निश्चित समय के पश्चात क्या है, ध्वनि की एक निश्चित समय के पश्चात इस पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, जैसे होता क्या है कि कुएं के मुंह पर ताली बजाने से उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, बाद में सुनाई देती है ना, तो वैसे ही है, उसी को कहते हैं इको। ठीक है, तो द रेपिटेशन ऑफ साउंड काज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एन इको। ठीक है, और कितने समय बाद सुनाई देती है? अगर हमें इको को सुनना है तो कम से कम उसके बीच में कितना समय होना चाहिए? तो कितने समय होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का अगर समय ले रही है कोई, जैसे ये ध्वनि तरंग है, गई और परावर्तक सतह से टकराई और टकराने के बाद किसी ऑब्स्टिकल से टकराई और टकराने के बाद ये 0.1 सेकेंड के बाद हमें सुनाई देती है, तो वो जो इको होगा, वो जो प्रतिध्वनि होगी, वो हमें स्पष्ट सुनाई देगी। ठीक है, यानी कि अगर इको के लिए अगर हमें स्पष्ट सुनना है, ठीक है, तो उसके लिए कितना समय होना चाहिए? तो समय जो होना चाहिए, जो ओरिजिनल साउंड थी यानी कि जो पहले साउंड थी और मतलब जिस तरह की ओरिजिनल साउंड थी उस तरह से हमें साउंड सुनाई दे क्लियर, उसके लिए हमें कितना समय देना अनिवार्य है, मतलब कितने समय की गैपिंग होनी चाहिए? तो 0.1 सेकेंड की। तो हमने यहाँ लिख रखा है टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको, यानी कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड, यानी कि जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उनके बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होना चाहिए। बात समझ में आई? यानी कि गैपिंग टाइम की कितनी होनी चाहिए? रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड जो है उनके बीच का जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अब यही बात करें कि डिस्टेंस की, कि ऑब्स्टिकल और सोर्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, यानी जहाँ से बोला जा रहा है वो सोर्स है, ठीक है, जहाँ से आवाज़ निकल रही है वो सोर्स है और जहाँ जाके टकरा रही है वो ऑब्स्टिकल है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 17.2 मीटर का होना चाहिए, तभी जो इको होगा वो स्पष्ट सुनाई देगा। ठीक है, एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं कि ये जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तभी हमें जो रिफ्लेक्टेड साउंड होगी वो स्पष्ट सुनाई देगी। और अगर हम बात करें कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो साउंड सोर्स और ऑब्स्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 17.2 मीटर होना चाहिए। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ठीक है, किसी भी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कम से कम कितना समय का गैप होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड। और अगर पूछी जाए कि ऑब्स्टिकल और स्रोत और परावर्तक सतह, यानी ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17.2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो ही गया कि जब कोई साउंड वेव क्या करती है, किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है और टकराने के बाद वापस चली आती है, तो इस घटना को कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ समराइज कर दे रहे हैं। तो लाउडनेस क्या होता है? तो लाउडनेस क्या है? तो ध्वनि की एक गुण होती है, ध्वनि का एक लक्षण होता है जिसके द्वारा कानों को जो धीमी आवाज़ और तेज आवाज़ है ये सुनाई पड़ती है। ठीक है, और पिच क्या होता है? तो तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा ध्वनि पतली है या मोटी है इसका निर्धारण किया जाता है। गुणता क्या होती है? तो अगर दो ध्वनियाँ हैं जिनकी जो प्रबलता है वो भी सेम है और जो तारत्व है वो भी सेम है, इन दोनों के बीच फिर भी डिफरेंस किया जा सकता है, तो वो उस गुण का क्या नाम है? टिम्ब्रे। ठीक है,
तीव्रता क्या है, तो किसी एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली जो ध्वनि ऊर्जा की मात्रा होती है उसी को हम तीव्रता कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ अगर हम बात करें प्रबलता का मात्रक, तो प्रबलता का मात्रक होता है वाट प्रति मीटर होता है। ठीक है, इको क्या है, तो इको अभी हमने डिस्क्राइब किया। ठीक है, कि रिपीटिशन ऑफ साउंड कास्ट बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, यानी कि जब कोई प्रकाश जब कोई ध्वनि जो होती है, ध्वनि किसी परावर्तक से टकराती है, तो टकराने के बाद फिर हमें जो बाद में सुनाई पड़ता है उसी को हम कहते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।